हेलो स्टूडेंट। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने जो है देखा था कि कैसे इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। उसका थोड़ा सा इस्तेमाल भी होगा। आज हम लोग एक छोटा सा नया टॉपिक और करेंगे जिसे कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और उसके बाद हम लोग मोल से जुड़े और फॉर्मूले स्टडी करना शुरू करेंगे। तो ये जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, एवरेज एटॉमिक मास है, हम लोग एटॉमिक मास ऑलरेडी पढ़े हैं। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है अपने को ये देखना है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास एम, है ना, या मैं कह दूंगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास एम, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। देखो भाई, एवरेज एटॉमिक मास समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा पहले वर्ड समझेंगे। एवरेज का मतलब क्या है, ठीक है। एवरेज का मतलब समझना है ना। देखो, एवरेज हम लोग दो तरह से कह सकते हैं। एक तो आपका एवरेज या तो नॉर्मल एवरेज होगा, या फिर आपका एवरेज वेटेड एवरेज हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल एवरेज या वेटेड एवरेज, दोनों में अपने को मतलब समझना है। मान लो केमिस्ट्री में हमारे पास दो तरह के मतलब केमिस्ट्री में मान लो हमने एक आइसोटोप लिया क्लोरीन का, क्लोरीन 37 लिया और क्लोरीन 35 लिया। दो आइसोटोप्स हमने क्लोरीन के लिए, एक तो 37 लिया, दूसरा 35 लिया। अब ध्यान देना कि अगर मैं इसके एवरेज की बात करता हूं, तो मैं अगर इसका एवरेज निकालने जाऊं, तो अगर मैं कहता हूं कि मान लो हमारे कंटेनर के अंदर 50 मॉलिक्यूल जो है क्लोरीन 35 के पड़े हुए हैं और 50 मॉलिक्यूल क्लोरीन 37 के पड़े हुए हैं। ये दो तरह से पड़े हुए हैं, 35 और 37 के 50-50 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मान लो मैंने लेके चले कंडीशन, ध्यान से समझना। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, मैं भी इस बात पे भी आ रहा हूं, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो एवरेज हम लोग क्या करते हैं 37 प्लस 35 बाई 2, तो यहां पर क्या आ जाता है हमारे पास 72 बाई 2 यानी कि 36। यानी क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना आता 36। पर अगर ध्यान दो, हम लोगों का जो क्लोरीन का मास है वो लिखते हैं 35.5। ये क्यों आ रहा है, यहाँ 36 होना चाहिए था। अगर मैं एवरेज बात करूं, अगर मैं क्लोरीन के दो आइसोटोप्स का एवरेज निकालूं, 37 एक 35, तो ये क्या होना चाहिए 36। पर आप याद करो, मैंने आपको लिखाया है क्लोरीन 35.5 आ रहा है। इसकी वजह क्या है, तो देखिए अभी जो मैं ये निकाल रहा हूं 36, ये इस आधार पे निकाला है कि जो हमारे कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल हैं उसमें इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन। बराबर कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि 50 इसके लिए, तो मान लो 50 इसके लिए। मान लो अभी इस कंडीशन को लेते हैं कि ये कंटेनर हमारे पास 50 मॉलिक्यूल इसके 50 इसके हैं। तो देखो, अगर मैं अभी तो मैंने यहां जो निकाला है एक मॉलिक्यूल लिया डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल 37 वाला, एक क्लोरीन का 35 वाला डिवाइडेड बाय 2 हमारा 36 आ गया। अगर मान लो 50 मॉलिक्यूल लेता तो कैसे निकालता है एवरेज, तो निकल के आता 50 into 35 plus 50 into 37 by 100 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते। तो यहां से मैं क्या करूं 50 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा 35 plus 37 by 100। देखो फिर से क्या आ रहा है 36 आ रहा है। तो अगर चाहे मैं एक मॉलिक्यूल लेकर चलूं या 50 मॉलिक्यूल लेकर चलूं, अगर मुझे 36 मिल रहा है तो इस तरह का एवरेज कहलाता है नॉर्मल एवरेज। नॉर्मल एवरेज में दोनों कंपोनेंट जिनका मुझे एवरेज निकालना है, दोनों कंपोनेंट क्या रहते हैं बराबर अमाउंट में रहते हैं। एक लेकर चलो, एक मॉलिक्यूल, एक एटम इसका, एक एटम इसका, क्या आया 30, राइट। और या 50 लेकर चलो या 100 लेकर चले, 50 इसके 50 इसके, 1000 लेकर चलो तो 500 इसके 500 इसके। तो नॉर्मल एवरेज में जो दोनों कॉन्ट्रीब्यूटिंग होते हैं उन दोनों का मैं इक्वल अमाउंट लेता हूं। पर ऐसा रियल में नहीं होता। अगर मैंने मान लो यहां पर एक सैंपल कलेक्ट करा, ठीक है, और उस सैंपल में मेरे को क्लोरीन का गैस भरी हुई है, मान लो इस बलून के अंदर मैंने क्लोरीन का सैंपल कलेक्ट करा, क्लोरीन एटम का सैंपल,
तो उस सैंपल में देखा ये गया है कि जो आपका 35 क्लोरीन है, अगर मान लो सैंपल में हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल अगर उस सैंपल में है, तो जो 35 Cl है वो 35 Cl के 75 मॉलिक्यूल है, और जो 37 Cl है उसके 25 मॉलिक्यूल मिले। कहने का मतलब कि जो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं 37 और 35, इनके परसेंटेज बराबर नहीं है। ये जो है 25% के आसपास मिला है और ये 75% मिला है। तो वही मैंने कंडीशन ली कि मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल ले लिए, तो 100 मॉलिक्यूल में से जब मैं किसी क्लोरीन का सैंपल लूंगा, और ये जो है जो मैं डेटा दे रहा हूँ 25% 75%, इट इज द नेचुरली अकरिंग डेटा। ये नेचर में ऐसे ही मिलते हैं कि अगर मैं कहीं से भी क्लोरीन का सैंपल उठाऊंगा तो उसमें लगभग 35 वाले जो क्लोरीन होंगे वो 75% मिलते हैं, 37 वाले कितने मिलेंगे 25%। तो अभी मैं वापस 100 मॉलिक्यूल का केस लेता हूं। मान लो मेरे क्लोरीन सैंपल में 100 मॉलिक्यूल हैं, तो 75 किसके हैं 35 के, और 25 किसके 37 के। तो अगर मैं अब एवरेज निकालता हूं तो देखो एवरेज कैसे निकलेगा। एवरेज होगा कि 75 वाला जो 35 वाला क्लोरीन है उसके कितने हो गए 75 मॉलिक्यूल, प्लस 37 वाले के कितने हो गए 25 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया है ना। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं 25 कॉमन ले रहा हूं, ये हो जाएगा 35 इंटू 3 प्लस 37 अपॉन 100, कितना आया 4, है ना। और ये हो गया जाके 105 और 37 बाई 4 यानी 142 बाई 4, और ये हो गया जाके आपका 35.5, है ना 35.5। अब ये जो एवरेज आ रहा है इसका मतलब क्या है, इस एवरेज को कहा जाता है वेटेड एवरेज। इसको क्या कहते हैं वेटेड एवरेज। तो जब मैं यहां पर लिख रहा हूं क्लोरीन इज 35.5, ये नॉर्मल एवरेज नहीं है, ये वेटेड एवरेज है। यहां पर क्या हो रहा है, ये 35.5 क्यों आया, क्योंकि यहां पर कंट्रीब्यूशन जो है 100 मॉलिक्यूल में से 35 वाले क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है क्योंकि वो उसकी संख्या ज्यादा है, ये 75 है, और यहाँ 37 वाले का कंट्रीब्यूशन कम है क्योंकि वो 25 ही मिले हैं। सो जब हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं, सो दैट एवरेज एटॉमिक मास जो है वो नॉर्मल एवरेज नहीं होता है। अगर नॉर्मल एवरेज होता तो हमारा क्लोरीन का मास 36, एटॉमिक मास 36 निकल के आता, वो नॉर्मल एवरेज नहीं है, वो क्या है वेटेड एवरेज है। तो मैं क्या लिखूंगा कि एवरेज एटॉमिक मास, पहली बात अपने को ध्यान रखनी है कि इज ए वेटेड एवरेज, इज ए वेटेड एवरेज। ये क्या होता है वेटेड एवरेज होता है, ये अपने को ध्यान रखना, इट इज नॉट नॉर्मल एवरेज। ध्यान से समझो, नॉर्मल एवरेज में जो भी जिनका भी एवरेज निकालना उनका बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। अगर मैं 3 चीजें निकालता, 3 चीजों का एवरेज ए बी सी का एवरेज निकालता, तो उनका वेटेड, उनका नॉर्मल एवरेज में इक्वल कंट्रीब्यूशन होता 1 यानी अपॉन 3 करते। पर वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए 35 वाला कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 75, और 37 वाला कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 25 आउट ऑफ 100। तो पहली बात तो हमें क्या याद रखनी कि एवरेज एटॉमिक मास इज ए वेटेड एवरेज। इसीलिए मैंने आपको शुरू में भी कहा था, मैं आपको समझाऊंगा कि क्लोरीन 35.5 क्यों आ रही। तब ये बात क्लियर है क्लोरीन 35.5 क्यों आ रही, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास क्या है वेटेड एवरेज। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कैसे इसका फॉर्मूला है। देखो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा, मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है आई इज एन एलिमेंट, ठीक है, मान लिया है, आयोडीन मत लेना, ऐसे ही ले लेते हैं, कोई आई नाम का एक एलिमेंट है जिसके दो आइसोटोप्स हैं I1 एंड I2, दीज आर 2 आइसोटोप्स, और जिनके एटॉमिक मास जो हैं वो हैं AM I1 एंड एटॉमिक मास I2। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है I1 जो भी आइसोटोप है, मान लो I1 इसका एटॉमिक मास I1 ले लिया, और मैं इसका बोल दे रहा हूं आइसोटोप I1 I2 है, और इसका परसेंटेज जो है, इसका परसेंटेज ही मेंशन कर दे रहा हूं, इसका परसेंटेज है I1% और ये है I2%। ये परसेंट भी मान लो मैंने मेंशन कर दिया। मैं यहाँ एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला आपको लिखता हूं। एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन बाय परसेंटेज ऑफ I1 into
एटॉमिक मास ऑफ I1 प्लस परसेंटेज ऑफ I2 इनटू एटॉमिक मास ऑफ I2 अपॉन 100, ये बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। हाँ, या मैं 100 की जगह क्या कह दूं, परसेंटेज ऑफ I1 प्लस परसेंटेज ऑफ I2, जो कि हमेशा 100 के बराबर होगा। ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले क्या लिया था, क्लोरीन लिया था एक एलिमेंट, एक क्या था 35 और एक था क्लोरीन 37। तो हमें क्लोरीन के एलिमेंट दो आइसोटोप्स ले लिए जिनके एटॉमिक मास क्या है 35 और 37 और जिनके परसेंटेज क्या लिए थे 75 और 27। तो मैं यहाँ कैसे फॉर्मूले में लगाऊंगा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज 35 वाले का I1 जो आइसोटोप है, I1 आइसोटोप, दिस इज अवर I1, ठीक है, एंड दिस इज अवर I2। तो इसका परसेंटेज राइट 75 इनटू एटॉमिक मास 35 प्लस I2 क्या हो गया आपका 25 इनटू उसका एटॉमिक मास 37 अपॉन 75 प्लस 25, जिसको सॉल्व तो हम लोगों ने कर ही लिया था 142 बाई क्या है ना 4 आ रहा था, जो 35.5 आ रहा था। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं जनरल फॉर्म में लिखूं कि इन जनरल, हम कैसे इस फॉर्मूले को लिखेंगे, इन जनरल एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है समेशन। समेशन इन दोनों का जब करते हैं ना, दो चीजें अगर प्रोडक्ट सम में है उसको रिप्रेजेंट करते हैं समेशन से। समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आई, कोई आईएथ स्पीसी के लिए, अपॉन एटॉमिक मास ऑफ आई अपॉन समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आई आई, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है। वेयर आई आई परसेंट आई आई रिप्रेजेंट्स परसेंट ऑफ आइसोटोप आई आई I1 I2 जो भी है, ये आई क्या दिखा रहा है 1 2 3 4 जो भी है, आई पर आई 1 2 या यहाँ 2 2 हो गया है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही एटॉमिक मास आई क्या दिखा रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप आई, ये दिखा रहा है बस, है ना, आई जो भी आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास शो कर दे रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एटॉमिक मास ऑफ आई आई, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक मास ऑफ आई आई। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका एवरेज एटॉमिक मास का। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। अब जरा एक दो सवाल करते हैं। मान लो पहला क्या है कि मान लो हमने लिया बोरॉन, ठीक है, एक आइसोटोप लिया बोरॉन, ठीक है। बोरॉन के दो आइसोटोप्स होते हैं B10 एंड B11 और इसका परसेंट है 20% और ये है 80%। और आपसे क्या कह रहा है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास बताओ, तो क्या हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, देखो भाई क्या बोला था, समेशन ऑफ I1 ये और एटॉमिक मास। तो मान लीजिए हमारा I1 है तो इसका परसेंट कितना है 20 इंटू 10 प्लस यहां देखो कितना ये 80 इंटू 11 अपॉन 20 प्लस 80, ये हो गया समेशन ऑफ I, जो क्या होगा 100, ऊपर क्या आएगा 200 और ये हो जाएगा 10 880 सॉरी 880, ठीक है। तो ये क्या दे देगा 0 8 और 1080 बाई 100, यानी क्या आ गया 10.8। इस तरह से अपने को कैलकुलेट कर लेना है एवरेज एटॉमिक मास। अब जरा एक बात समझिएगा, वो ये है एवरेज एटॉमिक मास की जो वैल्यू आ रही है, चाहे यहां पर आए चाहे यहां पर आए, वो हमेशा अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू से हमेशा उसके बीच में होगी। तो ये नोट पॉइंट भी अपने को ध्यान रख लेना है क्या कि जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास ये हमेशा कम होगा अपर लिमिट ऑफ द एटॉमिक मास, या मैं कह दूं एटॉमिक मास अपर लिमिट, ठीक है, और एटॉमिक मास लोअर लिमिट के, ये हमेशा, क्योंकि एवरेज तो आप पढ़े भी कि एवरेज जो होता है
वो अपर और लोअर लिमिट के हमेशा बीच में आता है, तो एवरेज रेटिंग मास हमेशा उसके बीच में आएगा। अच्छा जरा एक बात और समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बोरॉन का एग्जांपल लिया था, मान लीजिए मैं स्केल ड्रॉ करता हूं, यहां पर है बोरॉन 11, यानी ये 11 का है वैल्यू, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ बोरॉन है 10, यानी ये 10 की वैल्यू है। अगर मैं इसका नॉर्मल एवरेज निकालता, अगर मैं इसका नॉर्मल एवरेज निकालता, नॉर्मल एवरेज क्या रहता है 10 प्लस 11/2, यानी कि 10.5 आता, क्या आता 10.5, यानी जस्ट इसके बीच में आता है इसका नॉर्मल एवरेज। कहां था यहाँ पर 10.5, ये क्या आ रहा है नॉर्मल एवरेज आ रहा है। और अगर मैं इसका वेटेड एवरेज देखूं, वेटेड एवरेज कितना आ रहा है बोलो, वेटेड एवरेज आ रहा है 10.8, यानी जो इसका वेटेड एवरेज है थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया है, इट इज समवेयर हियर, लेट मी से कि ये इधर शिफ्ट हो गया है, इधर की तरफ। दिस इज द करेक्ट एवरेज एटॉमिक मास, जो क्या है वेटेड एवरेज, दिस इज द वेटेड एवरेज, ये आपका एवरेज एटॉमिक मास है। तो ये वेटेड एवरेज इधर शिफ्ट हुआ, इससे हम क्या समझ रहे हैं, देखो इससे एक बात अपने को हमेशा ध्यान रखनी है ऐसे सवालों में। मान लो क्या होता है, देखना यही एक सवाल आपको दिया गया नीट में, आपको यही एक सवाल देगा नीट में, मान लो ये बोला कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, समझाने के लिए बोल रहा है। देखो ऑप्शन देगा कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, क्या होगा, ऐसे 4 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन दे देगा से 10, एक दे देगा 11, एक दे देगा 10.2 और एक दे देगा 10.8। नीट की मैं आपको एक खास बात बता दूं, नीट में 4 ऑप्शन आने हैं, आपको पता ही होगा, उसमें से 2 ऑप्शन बिल्कुल बेकार होते हैं। बेकार इन द सेंस कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा उससे बहुत दूर होंगे, या यूजलेस इन द सेंस कि उसका कोई रेलेवेंट नहीं, ज्यादातर क्वेश्चंस में ये होता है। 2 ऑप्शंस तो बहुत दूर होते हैं करेक्ट ऑप्शन से। तो जैसे मान लो ऐसे सवाल आ गए तो करने की भी जरूरत नहीं होती, समटाइम्स डायरेक्ट कर सकते हो, लॉजिक लगा के खुद सोचो कि अगर मान लो तुम्हारे बोरॉन का एवरेज था 10 और 11, इसका नॉर्मल एवरेज क्या होता है 10.5, ये होता है ना। तो देखो 2 वैल्यूज तो अपने आप गलत होगी, क्योंकि जो एवरेज एटॉमिक मास है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में होगा, एग्जैक्टली नहीं हो सकता। 10 और 11 देख के गलत कर, ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात क्या 10.2 होगा या 10.8, अब ध्यान लॉजिक लगाना है। देखो 10 और 11 का एवरेज क्या निकल के आ रहा है कि 10 और 11 का एवरेज आ रहा है 10.5, ये नॉर्मल एवरेज है। और नॉर्मल एवरेज तब आता है जब दोनों क्या हो बराबर अमाउंट में हो, ये भी 50% होता और ये भी 50% होता, पर ये 50% नहीं है, ये कितना है 20% और ये कितना है 80%। इसका मतलब क्या है कि जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसकी तरफ एवरेज शिफ्ट हो जाएगा। देखो परसेंटेज नॉर्मल एवरेज 10.5 है, तो यहाँ परसेंटेज ज्यादा किसका है 11 वाले का, यानी परसेंटेज इसका ज्यादा है तो इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, यानी आंसर 10.2 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या हो जाएगा 10.8। आप ऐसे ट्रिक भी लगा सकते हो ना, ये आप समटाइम्स यू कैन यूज दिस वैल्यू। तो मैं यहाँ पे चौथा पॉइंट यही बताने जा रहा हूँ, या मैं एक एग्जांपल लेकर फिर से समझा दूं। देखो अभी क्लोरीन वाला एग्जांपल लिया था, समझना अगर मैं क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ले रहा हूं, सो 35 वाले की याद करो 75% थे और 37 वाला भी 25% थे। अगर मैं नॉर्मल एवरेज निकाला 36 आ रहा था 72/2, ये इसका क्या है नॉर्मल एवरेज है, ठीक है। मान लो इसके भी 3 ऑप्शन दे दिए, एक दे दिया कि 36.5, एक दे दिया 36, या मान लो 36 ले लो और एक ले लो 36.8 और एक ले लिया से 36.7, या लेट अस गो विद 36.7, चलो ठीक है, मान लो 37 ले लेते हैं और एक यही ले लेते हैं 35.5। कैसे करना है खुद सोचो। देखो 2 ऑप्शन तो जनरली गलत हो जाते हैं, ये 2 तो गलत ही हो गए, बड़े ऑड हो गए, ऐसे कुछ वैल्यूज देगा। अब क्या इन दोनों में कौन सही होगा, अब देखो नॉर्मल एवरेज होता है यानी ये 50% और ये 50%, तो वैल्यू आती है 36 और ये 75 है, यानी जो हमारा वेटेड एवरेज होगा इसकी तरफ ज्यादा होगा, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा एवरेज एटॉमिक मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ दिख रहा था इसका परसेंटेज ज्यादा है तो नॉर्मल एवरेज के कंपैरिजन में इधर की तरफ शिफ्ट होगा,
वैसे यहाँ पर होगा कि अगर 50% और 50% होता तो नॉर्मल एवरेज 36 आता, पर ये कितना है 35, यानी ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, कहीं यहाँ पर आ रहा होगा 35.5, यानी आपका ऑप्शन हो गया ये। तो अपने को ये भी याद रखना है कि एवरेज एटॉमिक मास will lie closer to that atomic mass whose percentage is more, जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसकी तरफ आपका एवरेज एटॉमिक मास ज्यादा शिफ्ट होगा। तो ये मैं पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर लिख दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 4 यहाँ, ये पॉइंट नंबर 1 वेटेड एवरेज है, एवरेज एटॉमिक मास में अपर और लोअर के बीच में पड़ेगा, और पॉइंट नंबर 3 ये समझाया, इसी को यहाँ लिख दे रहा हूं कि एवरेज एटॉमिक मास lies more closer to that the value of average atomic mass lies more closer to that atomic mass value whose percentage is more, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसकी तरफ एवरेज एटॉमिक मास शिफ्ट हो जाता है नॉर्मल के कंपैरिजन। नॉर्मल बीच में आता है, जस्ट उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, या नॉर्मल के कंपैरिजन में इधर शिफ्ट होगी, 75% है। होपफुली ये बात क्लियर हुई होगी। अच्छा, एक तो इसमें ये पूछेगा एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करो, या पूछेगा नहीं डायरेक्ट सवाल तो क्या करेगा वो आपसे अप्लाई करवाएगा, खासकर गैसेस मिलेगी ये चीजें, वहां पर गैसेस का मिक्सचर होता है तो वहां एवरेज एटॉमिक मास की जगह समटाइम्स एवरेज मॉलिक्यूलर मास का लॉजिक आएगा, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात देखते हैं, इसमें रिवर्स सवाल भी पूछेगा। रिवर्स सवाल क्या होगा कि आपसे कह देगा कि फाइंड आउट, एक सवाल ये भी बनता है, एक और टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ना, ये भी अपने याद रखना है, रिवर्स में भी पूछ सकता है। रिवर्स क्वेश्चन ये बन जाते हैं इसके कि आपसे कैलकुलेट करवा लेगा, कहेगा कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, ये कैलकुलेट कराएगा रिवर्स परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, ये कैलकुलेट करवाएगा और देगा क्या आपको सवाल में, गिवन होगा एवरेज एटॉमिक मास, ये दे देगा। ऐसे सवाल ही बनते हैं, एवरेज एटॉमिक मास दे देगा, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप आपसे कैलकुलेट करा सकता है, ऐसे सवाल ही बनते हैं। तो एक सवाल इस पे करते हैं, देखो इसका परसेंटेज, इस पे बेस क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखना कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप वाले पे बेस, एक उल्टा सवाल ही बनता है। एवरेज एटॉमिक मास दे दिया जाएगा, मान लो कि इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ an element is 496, of an element is 496 and its two isotopes have atomic masses say 600 and 470 respectively, ठीक है, 600 and 470 respectively, find out percentage of each isotope, हर एक आइसोटोप का परसेंटेज बताओ। ये एक सिंपल एवरेज की प्रॉब्लम है जो आपने 8th या 9th क्लास में करी होगी मैथ्स में। क्या करना होता है इधर पे अपन को कि मेरे को एवरेज एटॉमिक मास दे दिया है, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास एक आइसोटोप है, कोई एलिमेंट ले लेते हैं, आई टाइप का कोई एलिमेंट है, उसके दो आइसोटोप हैं I1 I2 जिनके एटॉमिक मासेस हैं से 600 एंड 470 एंड 600, ये उनके एटॉमिक मासेस हो गए, यानी कि 470 और 600 क्या हो गए एटॉमिक मास हो गए। और आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ I1 एंड I2 अपने को फाइंड आउट करना है। और एक चीज और दे दी, इसका जो AAM है एवरेज एटॉमिक मास वो है 496, ये दे दिया है। ऐसे केस में क्या करते थे कि हम मान लेते थे
कि इस वाले का परसेंटेज x% है, तो क्योंकि परसेंट आउट ऑफ 100 लिया जाता है, तो बचा वाला क्या हो जाएगा 100 माइनस x, और मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। फॉर्मूले में एवरेज रेटिंग मास कितना है 496 इज इक्वल टू x इंटू एटॉमिक मास 470 प्लस 100 माइनस x इंटू 600 अपॉन 100 माइनस x प्लस x है ना। ये तो बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा 49600 470x प्लस 6000 माइनस 600x, ठीक है, ये इससे माइनस होगा, सो माइनस 130x, और ये यहाँ आ जाएगा 49600 माइनस 6200, ये आ गया, ठीक है। और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा माइनस 130x एंड माइनस 20 यहाँ पर, और 6 and this will be our ये 600 and 496, तो ये जो है बेसिकली अपने पास 496 500 है ना, 104 हो गया, ठीक 104, ठीक 104 आ जाएगा, क्योंकि 104 और 600 से 104 आ गया, ठीक 104। सो x क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, x आ गया ये और ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, सो 104 बाई 3, सॉरी बाई 13, सो ये आपका कितनी बार जा रहा है ना 8 बार, और ये 0, यानी कितना परसेंट आया 80%, यानी x अगर 80% आ रहा है, ये कितना आ रहा है 80%, तो ये कितना होगा 20%, ये क्या हो जाएगा 20%। और आप देखो ये 80% है और ये 20% है, तो आपका देखो अगर एवरेज इसका नॉर्मल एवरेज लेते, अगर ये 470 है और ये 600 है, तो ये क्या होता है 1070 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाता 530, यानी ये किसके, इसका नॉर्मल एवरेज क्या होता है 530, दैट शुड बी इट्स नॉर्मल एवरेज। और इसका वैल्यू कितनी आ रही है एवरेज एटॉमिक मास की 496, यानी ये इसके ज्यादा पास पड़ रहा है, 470 के ज्यादा करीब है, देखो 496 सवाल में दिया हुआ है, और ये और क्योंकि इसका परसेंटेज भी देखो क्या ज्यादा है, इसलिए इसके करीब पड़ रहा है, इज इट क्लियर। तो ये बात होगी। आप इन सवालों में क्या ऐसे अगर लगा रहे हो ना, तो समस्या क्या आ रही है कि बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जा रहा है समटाइम्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको इसमें एक शॉर्टकट दे दे रहा हूँ, एक नया फॉर्मूला दे दो शॉर्टकट करने का, जो कैलकुलेशन इजी कर देगा, है ना। देखो जरा इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट देता हूँ। देखो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। देखो मान लो मुझे इसका परसेंटेज बताना I1 का, फॉर्मूला ये होता है कि परसेंटेज ऑफ I1 इज इक्वल टू मॉड एवरेज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक मास। देखो जिसका परसेंटेज निकाल लो, अगर I1 का परसेंटेज निकाल लो तो यहाँ एटॉमिक मास लेना I2 का, जस्ट अपोजिट ले लेना, अपॉन मॉड। मॉड तो समझते हो ना, कोई भी चीज होगी उसके अंदर माइनस की वैल्यू होगी तो भी क्या प्लस होके निकलेगी, तो ये क्या है कि मॉड लिया हुआ है, दिस इज अवर मॉड। और ये क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ I2 माइनस एटॉमिक मास ऑफ I1, किसी से भी किसी को कर दो क्योंकि मॉड आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको इस फॉर्मूले में ध्यान क्या रखना है, देखो ध्यान ये रखना है कि जिसका भी मैं परसेंटेज निकालने जा रहा हूं, जिसका भी परसेंटेज निकालने जा रहा हूं उसके जस्ट दूसरे वाले के एटॉमिक मास से एवरेज एटॉमिक मास को घटाना है। मान लो इसी प्रॉब्लम को इसमें लगाते हैं, सेम क्वेश्चन इसमें अप्लाई करते हैं। मान लो मुझे इसका परसेंटेज निकालना है I1 वाले का, हाँ ये देखो जरा इसमें लगाते हैं, परसेंटेज ऑफ I1 क्या आ जाएगा मॉड 496 माइनस I2 कितना है आपका, है ना, ये I1 लिया कितना है 470, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 600 अपॉन मॉड क्या है ये 490 600 माइनस 470 और 100 और ले देना, क्योंकि ये परसेंटेज है तो यहाँ पर मैं क्या ऐड कर दूंगा इनटू 100, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है। परसेंटेज निकाला 100 मल्टीपल कर,
तो देखो मॉड अगर करते हैं तो भले ही बड़े से छोटा घटाएं पर माइनस में वैल्यू आएगी -104, मॉड हटाएंगे तो 104 पॉजिटिव हो जाती है, नीचे ऊपर 100 मल्टीपल हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, आपको क्या दे देगा, अगेन देखिए वही वैल्यू आ रही 80%। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो इसको, है ना। मैं आपको इनफैक्ट क्या करता हूँ दूसरी तरफ से भी लगा के दिखाता हूँ। यही चीज जो है अब मान लो I2 पे लगा दो, देखते क्या 20% आएगा कि नहीं। देखो परसेंटेज ऑफ I2 दिया है ना, तो I2 अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास कितना है 496 और इसका एटॉमिक मास 600 है। तो दूसरा वाला लेंगे, दूसरा वाला क्या है 470। अगर I2 ले रहे हो तो यहाँ एटॉमिक मास किसका ले लेना है, दूसरे वाले का, अपॉन 600 माइनस 470 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये होगा आपको 2600 अपॉन 130, ठीक है। सो कितना आ जाएगा 20%। तो इधर से देखिए 20% आ रहा है, तो आप कहीं से भी कुछ भी यूज कर लीजिए आपका इस तरह से, ये इनफैक्ट ज्यादा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन एज कम्पेयर टू एक्स लेके, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट है एवरेज मोलर मास। अब अगला है इसमें टॉपिक, वो है एवरेज मोलिकुलर या मोलर मास, ठीक है, इसको हम लोग AMM कहते हैं। देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पहले ये बता दे, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 mole of mixture having more than one compound, having more than one compound। इसको डिफाइन करा गया है किसी ऐसे मिक्सचर का मास जो 1 मोल मिक्सचर का मास जिसमें एक से ज्यादा चीजें मिली हो, उसको हम लोग एवरेज मोलर मास कहते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन बाय टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ये फॉर्मूला होता है, टोटल मोल मास अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। और इसको अगर मैथमेटिकली लिखें, देखो मोल बराबर क्या आता था, W अपॉन mm आता था, तो W जो कि मास होता है या वेट कह देते थे, ये क्या होता था N इंटू mm हो जाता था, वही चीज यहाँ लिख रहा हूँ, AMM A एवरेज मोलर मास AMM, ये हो जाएगा टोटल मास, टोटल का मतलब समेशन Ni इंटू MMI अपॉन टोटल मोल समेशन ऑफ Ni, ये बेसिक फॉर्मूला हो जाता है। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेयर Ni इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज या एंटिटी कर दे रहा हूं, एंटिटी I, while MMI is the molar mass of entity I, इन दोनों के हो जाएंगे आपके, है ना। अब इसको मान लो एक सवाल के हम, बहुत सिंपल फॉर्मूला, टोटल मास यही से लिया है N into mm, मोल्स इनटू मोलर मास यही तो होता है ना, वेट या मास, तो टोटल करेंगे तो समेशन लगा दिया, टोटल मोल्स करेंगे तो फिर से समेशन लगा दिया, बहुत सारे मोल्स हो गए, मिक्सचर बड़ा है ना, तो उन सबके सारे मोलों को जोड़ के डिवाइड कर दिया है। देखो इसको समझते हैं, क्वेश्चन लेते बहुत छोटा सा, कैलकुलेट AMM of the mixture containing 2 moles of hydrogen and 2 moles of hydrogen and दो तीन ले लेते हैं, say 3 moles of CO2, है ना, 3 moles of CO2, एक काम करते हैं इसके 5 मोल बना लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, एंड 3 moles of SO3 ले लिया, एंड 3 moles of SO3 ये ले लिया, एक बार मिक्सचर बड़ा हुआ है, ठीक है ना। हमारी मिक्सचर में हमारे पास क्या है, देखो
5 मोल 2 मोल लिए हाइड्रोजन के, एक कंटेनर होगा जिसमें हाइड्रोजन 2 मोल है और CO2 भी पड़ी है 5 मोल है और SO3 भी ले ली है 3 मोल है, ये ले ली। गैस का एवरेज मोलर मास बताओ, तो बड़ा सिंपल है, एवरेज मोलर मास AMM, देखो समेशन ऑफ NiMMi, इसका तो मोलर मास मुझे पता है क्या है 2, इसका मोलर मास 44 और इसका मोलर मास है ना 80, तो इनके मोलर मास से मुझे पता है, इनके मोल से पता है, तो कैसे करूंगा, ये हो गया हमारे Ni और ये क्या हो गया MMi। तो देखो पहले तो हम क्या करें, इसके लिए NiMi निकाल लें, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लें Ni और इनटू MMi, देखो इसका N 2 और इसका मोलर मास भी 2, यानी 2 इंटू 2 बराबर क्या है 4, यहाँ पर क्या है N कितना है 5, मोलर मास 44, राइट, तो ये कितना हो गया जाके 220 और ये हो गया 3 मोल और 80 यानी 240, ठीक है, तो ये हो गया 460 और 464। तो मुझे अगर EMM लगाना तो मैं डायरेक्ट अभी बता दे रहा हूँ कैसे लगाना, ये तो मैंने समझाने के लिए इस तरह लिख दिया कि ये लॉजिक क्या है कैसे आ रहा है। तो NiMMi का मतलब समझे, समेशन क्या करना है, यानी मोल्स और मोलर मास को मल्टीपल करो, क्यों, तभी तुम्हें टोटल मास मिलेगा, मोल्स इनटू मोलर मास टोटल मास या मास या वेट जिसको कहते हैं, मेरे लिए दोनों चीजें सेम है। कैसे करूंगा देखो, यहाँ लिखूंगा कैसे, समेशन आएंगे यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 44 प्लस 3 इंटू 80 अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हैं 3 2 5, 2 5 और 3 यानी कि टोटल मोल हो गए 10, ये हो गए 4, ये 220 और ये 240, यानी कितने हो गए जाके 464 डिवाइडेड बाई 10, 464 बटे 10 है ना, ये 460 और 4, तो ये कितना आ गया 46.4। इस तरह से अपने को जो है एवरेज मोलर मास निकालना है, मोल्स दिए होंगे और आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो जरा एक और ना क्या करते हैं इसमें, देखो 2 केसेस जरा देखते हैं, 2 केसेस समझने की कोशिश करते हैं, है ना, ध्यान से समझना जरा, क्योंकि यहाँ 2 तरह के सवाल समटाइम्स पूछ लेते हैं आपसे। मान लो केस 1 ये लिया, बहुत अच्छे से समझना, बहुत सिंपल है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ केस 1 और केस 2, ठीक है, केस 1 और केस 2। समटाइम्स क्या होता है, जरूरी नहीं है मोल दे दे, कुछ और भी दे देता है कई बार, फिर भी कैलकुलेट करने का है एवरेज मोलर मास निकालना। तो मान लो हमने एक कंटेनर लिया है और उस कंटेनर में मैंने हाइड्रोजन और मीथेन ले लिए, केस 2 में भी यही कर रहा हूं, यहाँ पर क्या लिया हाइड्रोजन और मीथेन लिया। केस 1 हम लोग ऐसे कर ले रहे हैं कि कई बार क्या करेगा कि आपको इक्वल वेट दे देगा। केस 1 है कि इफ इक्वल वेट आर गिवन, ऐसे भी दे देता है वेट आर गिवन, जरूरी नहीं कि सवाल में मोल दे, कई बार कहेगा यार इक्वल वेट दिए हुए हैं कि हाइड्रोजन और मीथेन के इक्वल वेट ले लिया हमने और बोला अब एवरेज मोलर मास बताओ, और ऐसे कई बार केस में क्या करेगा कि हो सकता है कि इफ इक्वल मोल्स आर गिवन, इफ इक्वल मोल्स आर गिवन, ऐसे 2 चीजें आपसे पूछ सकता है, इक्वल वेट या मे बी इक्वल मोल्स आपसे पूछेगा। तो देखो कैसे करना है, ध्यान से समझना कि अगर इक्वल वेट दिए हैं तो मान लो हमने क्या सैंपल लिया था, एक लिया हाइड्रोजन और एक लिया मीथेन, ठीक है, और इनके क्या लिए हैं वेट, वेट इक्वल है तो मान लो इसका वेट भी क्या हो गया W और इसका वेट भी क्या हो गया W, दोनों के वेट बराबर बराबर दिए हैं। केस है ये कंटेनर बड़ा है जिसमें हाइड्रोजन और मीथेन इक्वल वेट में, दोनों के वेट या मास जिसको हम कहते हैं वो क्या हो गया W और W। तो ध्यान से देखना, अगर मुझे इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा, समेशन ऑफ Ni इनटू MMi अपॉन समेशन ऑफ Ni, ठीक। तो देखो ये क्या दिखा रहा है टोटल मास यानी टोटल वेट, तो मुझे यहाँ ऑलरेडी मिल गया W और W मिल गया, यानी हमें हमारा टोटल मास जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ Ni इनटू MMi, वो तो ऑलरेडी मिल गया है, क्या आ रहा है W इसका था और W इसका, यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ लिख देता अच्छा लगेगा कि इसका टोटल मास क्या हो गया, यहां से मुझे क्या मिल गया टोटल मास जो कि था समेशन ऑफ Ni इनटू MMi फॉर्मूले के हिसाब से, ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल वेट दिया हुआ है ना,
तो ये क्या हो गया W प्लस W यानी 2W हो गया टोटल वेट या टोटल मास या वेट एक ही चीज है। तो इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल गई, फॉर्मूले में याद करो, ये टोटल मास होता तो ये टोटल मोल्स होते थे, तो हमें ये तो मिल गया 2W अपॉन समेशन ऑफ मोल्स, मोल्स चाहिए होंगे। अब मोल्स के लिए मैं क्या करूं, मोल्स होते हैं n इज द मोल, मोल क्या होता था वेट और इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या होगा वेट और इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 60। सो टोटल मोल क्या हो गए, टोटल मोल्स हो गए समेशन ऑफ Ni, तो क्या हो जाएगा W/2 प्लस W/60, ये क्या हो जाएगा आपका 8W प्लस W अपॉन 16 यानी कि 9W/60। तो मैं इसको यहां डिवाइड कर दूं, यानी ये हमारा क्या आ रहा है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज समेशन ऑफ Ni, है ना, ये आ गया समेशन ऑफ Ni 9W/2। मैं यहां क्या कर दूंगा 9W/2, यानी ये तो ऊपर गया है ना, सो ये क्या हो गया 32/9 और W कट गया। सो लगभग जो है आपका 9 3 27 और 45 है ना, सो 9 5 3.5 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू में 3.5 के आसपास 27 है ना, और 5 32, तो 3.5 की रेंज में इसका एवरेज मोलर मास आ रहा है। ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये बात क्लियर है। मैंने क्या करा एक बार मैं फिर से बताता हूँ, मुझे क्या दिया, एक कंडेंस मिक्सचर दिया गया हाइड्रोजन और मीथेन का, इसमें इक्वल वेट दे दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर इसका मास W और इसका मास W मैंने अपनी तरफ से मान लिया क्योंकि इक्वल वेट दिया था, तो मुझे क्या निकालना है टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2W हो गया। मोल्स क्या होते हैं वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट अपॉन इसका मोलर मास 2, वेट अपॉन मोलर मास यानी कि वेट अपॉन इसका मोलर मास 60, इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिला समेशन ऑफ Ni टोटल मोल्स, तो 9/16 सॉल्व करा तो देखो 3.5 आया। अब जरा इसी केस को यहां करते हैं, ठीक है। अगर इक्वल मोल्स दिए हैं, अब अगर इक्वल मोल्स दिए हैं तो देखो क्या होगा कि मान लो मैंने अगेन हाइड्रोजन और मीथेन लिया, इनके मोल्स हमें दे दिए गए हैं, मान लो इसके मोल्स n है तो इसके मोल्स भी क्या है n अपनी तरफ से मान लिए क्योंकि इक्वल मोल यहां पर है। इस केस में हमने क्या लिया है इक्वल मोल, और यहां क्या लिया था इक्वल वेट, दो अलग अलग केस है इक्वल वेट, ठीक है। अच्छा समेशन टोटल मोल्स क्लियर। अब जरा ध्यान देना, मुझे क्या चाहिए समेशन ऑफ मोल्स, को दोनों मिल गए, ये भी डायरेक्ट मिल गए, टोटल मोल्स हमें यहीं से मिल गए, टोटल मोल्स क्या हो गए समेशन ऑफ Ni जो होगा n प्लस n बराबर 2n, है ना। तो याद कर मुझे एवरेज मोलर मास के फॉर्मूले में क्या चाहिए समेशन ऑफ Ni इनटू MMI अपॉन समेशन ऑफ Ni, तो समेशन ऑफ Ni तो मुझे ऑलरेडी मिल गया 2n। नाउ लेट अस लुक एट द टोटल मोल वेट, यानी मुझे अब क्या चाहिए कि मुझे Ni इनटू MMI चाहिए, तो इनके मोलर मासेस देखने जरा, मोलर मासेस इसके कितने हैं 2 और इसके कितने होंगे 16, तो Ni इनटू MMI क्या होगा दोनों का मल्टीपल, ये क्या हुआ 2 इंटू n और ये हुआ 16 इंटू n, ठीक है ना। n इसके मोल और इंटू मोलर मास 2, इसके मोल्स n और इसका मोलर मास 16, तो हमारे पास टोटल मास क्या हो गया दैट इज समेशन ऑफ Ni इंटू MMI जो होगा 2n प्लस 16n जो होगा 18n, वो मैं यहां रखूंगा, देखो क्या आ गया 9, तो यहाँ एवरेज मोलर मास क्या है 9। अब देखो दो चीजें अपने को समझी, दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ मुझे पता चली, कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे अप्लाई करूं। तो देखो यहाँ दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से अपने को पता चल रहे हैं और वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि जस्ट इमेजिन करना कि अगर हमारी नंबर लाइन थी ये, यहां पे मैंने हाइड्रोजन लिया था और यहां मैंने लिया मीथेन, ठीक है। इसका मोलर मास 2 होता है, इसका मोलर मास 16। देखो यहां एवरेज मोलर मास कितना है 3.5, ये इसका अगर नॉर्मल एवरेज निकालते तो इसका नॉर्मल एवरेज जो होता है वो 16 और 2 18 9 हो जाता है ना, 9 आ जाता, 16 प्लस 2/2 9 आता। अब देखो यहाँ आंसर क्या आ रहा है, एग्जैक्ट हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3.5 आ रहा है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा यही चीज यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ देखना नंबर लाइन में
ठीक है, देखो मान लो ये चीज यहाँ लेते हैं, ये हाइड्रोजन, ये मीथेन, ये 16 और ये 2। नॉर्मल एवरेज क्या होता? नॉर्मल एवरेज अगर मैं इन दोनों का निकालता मोलर मास इसका, वो आता 9। पर यहाँ कितना आ रहा है? एग्जैक्टली 9 ही आ रहा है। दिस इज द एवरेज मोलर मास, जो कि 9 आ रहा है। नॉर्मल एवरेज मोलर मास निकालते तब भी 9, तब भी 9। यहाँ से मुझे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चले। पहला रिजल्ट जरा समझना क्या है। पहली बात मुझे पता चली, नोट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, कि if equal weights are given, if equal weight are given, if equal weight is given, sorry, if equal weight is given, then average molar mass lies more closer to the smaller value, to the smaller value. देखो 2 के करीब आ रहा है, टू द स्मॉलर वैल्यू ऑफ मोलर मास। मोलर मास की जो छोटी वैल्यू होगी उसके करीब होगा। नॉर्मल एवरेज 9 आ रहा है, नॉर्मल मोलर एवरेज आई कैन से, नॉर्मल मोलर एवरेज कितना आ रहा है? 9, ठीक है। और ये किसके करीब पड़ रहा है? 3.5 के करीब पड़ रहा है, यानी छोटी वाली के करीब पड़ रहा है, इस बड़ी वाली के करीब नहीं आ रहा है। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर नोट पॉइंट क्या है, ये भी याद रखने दोनों बातें, कि if equal moles are given, if equal moles are given, then average molar mass is equal to the normal average value of molar mass। जो मोलर मास होगा उसके नॉर्मल एवरेज वैल्यू का आंसर हो जाएगा। मान लो जैसे, अब ये बात समझना, आपको मिक्सचर दिया CO2 और से लेट अस गो विद CO2, चलो ठीक है कोई नहीं, CO2 और SO3 ले लिया, कह दिया इक्वल मोल दिए, कह दे अगर आपसे सवाल में इक्वल मोल है, कुछ मत करो, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बस नोट पॉइंट ध्यान रखो, डायरेक्ट आंसर है। क्योंकि अगर इक्वल मोल दिए होते हैं तब हमको सीधे उनके एवरेज मोलर, देखो क्या लिखा है, देन द नॉर्मल एवरेज वैल्यू ऑफ मोलर मास, जो उसका एवरेज मोलर मास होगा, जो एवरेज मोलर मास होगा वो नॉर्मल एवरेज वैल्यू के बराबर होगा। यानी ये 44 और ये 80 डिवाइडेड बाय 8 है ना 124 है, 124 80 40 120, 124/2 यानी कितना हो गया? 62। डायरेक्ट आंसर हो गया, करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, तो मैंने समझाया आपको हाउ इट इज कमिंग, बट फाइनल रिजल्ट याद रखो, ट्रिक हो गई आपकी। अगर इक्वल मोल दिए तो क्या हो जाएगा? 62 के आसपास होगा। तो ये मान लो 44 और ये 80 40 120 ना और 24, ठीक है, तो 62 आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यही चीज मान लो यहाँ ले कि CO2 और SO3 और कह दें कि इक्वल वेट लिए हैं और ऑप्शन दे दिए, मान लो A B C D, है ना, और ऑप्शन दिया इस तरह से, एक आपका वैल्यू है 74, एक है 76, या मान लो कह दें से 76 चलो, और एक है से 80, ठीक है, और दूसरी वैल्यू मान लेते हैं कि नियर अबाउट 48 है, एग्जैक्टली तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो नियर अबाउट अगर 48 है तो हम ऑप्शन किसको टिक करेंगे? इसको। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये इसका आंसर है ना, इसका आंसर ये नहीं है, बट वी विल गो विद दिस, क्योंकि जो 44 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 80, तो जो वैल्यू होगी वो छोटे वाले के करीब पड़ेगी, तो इसके करीब ये भी आ रहा है, बाकी बहुत दूर है इसके करीब, ये तो ये सारे ऑप्शन इससे बहुत दूर आ रहे हैं, तो आप इस तरह से टिक कर सकते हो। अदरवाइज इसमें तो सबसे सही तरीका ये पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इक्वल वेट वाली कल और कर लेंगे, ये तो मैं कह नहीं रहा दिस इज द आंसर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये इसके करीब पड़ता है, इसलिए ये होना चाहिए। 4 ऑप्शन देके बिना सवाल लगाए आई एम टेलिंग यू, समटाइम्स यू कैन अप्रोच इट, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स, सो दिस वी हैव टू रिमेंबर। अब इससे जुड़े सवाल सेशन कल करेंगे, बस इन दोनों बातों के बारे अच्छे से रिवाइज करें, कुछ लगे तो यू कैन आस्क द डाउट। थैंक यू।